हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए फाउंडेशन का जो हमारा नया कोर्स है, उस नए कोर्स के अंदर कुछ नए चैप्टर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर शामिल हैं, जो पहले हुआ करते थे सीए इंटरमीडिएट में, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंडेमनिटी एंड गारंटी है, जिसमें बेलमेंट और प्लेज है और साथ में है एजेंसी भी। तो आज के सेशन में हम लोग एजेंसी वाला जो पार्ट है उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये वाला जो पोर्शन है एजेंसी वाला वो तैयार कर सके और ये देख भी सके कि किस तरह के क्वेश्चन आईसीए जो है वो इंटरमीडिएट के अंदर पूछ चुका है, और वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ आने के भी हमारे पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। चलिए तो बहुत फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आर इंस्ट्रक्टेड एज अ ट्रांसपोर्टर टू सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ एप्पल्स टू चेन्नई। आफ्टर कवरिंग हाफ द डिस्टेंस, सुरेश फाउंड दैट एप्पल्स वर पेरिश बिफोर रीचिंग चेन्नई. He sold the same at half the market price. R sued S, decide will he succeed. अब पढ़ते ही हमारे दिमाग के अंदर आ चुका होगा पॉइंट श्योरली कि सर ये तो इमरजेंसी वाला पॉइंट हो गया, जहां पार्टनर इमरजेंसी में, सॉरी, जहां पे एजेंट इमरजेंसी में अपने पावर के बाहर जाकर के काम कर सकता है। सेकेंड पार्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन में 18 के अंदर इंटरमीडिएट में आ रखा है। राहुल, अ ट्रांसपोर्टर, वाज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टोमेटो रूरल फार्म टू अ सिटी ऑफ अश्विन, एंड ड्यू टू हैवी रेन राहुल वाज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 2 days। उसी तरह का क्वेश्चन, और राहुल ने वहां पे उनको सेल कर दिया बिलो द मार्केट रेट, नियर बाय मार्केट के अंदर, और इस डर से कि भाई कहीं बारिश नहीं हो जाए। तो अब यहां पे हमसे पूछा है कि ये जो पर्सन है बराबर से जो इसका कह सकते हो कि प्रिंसिपल हो गया, वो रिकवर कर सकता है क्या लॉसेस, ये क्वेश्चन हमने पूछा, यहां पे आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एजेंट हैज ऑथोरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, और साथ में प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉसेस which the principal would have done under similar circumstances। तो इट मींस बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। 2 पॉइंट आपको लिखने हैं कि भाई इन इमरजेंसी एजेंट हैव राइट टू डू समथिंग, राइट टू डू बियॉन्ड हिज ऑथोरिटी, ऑथोरिटी से बाहर जाकर के एजेंट काम कर सकता है, और 2 पॉइंट उसमें ध्यान में रखते हैं, वर्क एज अ प्रूडेंट पर्सन, एंड सेकेंड नंबर होना चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉसेस। ये 2 पॉइंट के साथ में हमने क्वेश्चन को समझा दिया कि भाई पैरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, और जब पैरिशेबल नेचर के गुड्स हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन ये कहती है कि ही हैज टू सेल, जो उसने किया भी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा उसके अगेंस्ट में केस करने के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो इमरजेंसी वाला पॉइंट अपना एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली एंगेज मिस्टर एस इज एजेंट टू बाय अ हाउस ऑफ नोएडा एक्सटेंशन एरिया। Mr. S bought a house of 50 lakh in the name of nominee and then purchased himself for 60 lakh। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लास के अंदर भी किया है। आपको हमेशा मैंने कहा है सेक्शन 215 216 बहुत बढ़िया सेक्शंस की बात करता है। तो अब यहां पे हुआ ये है कि मिस्टर ए ने एस को अपना एजेंट बनाया, नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदना है, 50 लाख में एजेंट ने अपने नॉमिनी के नाम से घर खरीद लिया, फिर खुद ने 60 लाख में परचेज कर दिया, और फिर अपने प्रिंसिपल को 80 लाख में सेल कर दिया, मतलब 50 का मकान 80 लाख में बेच दिया। प्रिंसिपल को बाद में जाकर के इस मिसचीफ के बारे में पता लगता है, और वो ट्राई करता है कि भाई एक्सेस अमाउंट अपने एजेंट से रिकवर कर ले। क्या वो रिकवर कर पाएगा और कितना रिकवर कर पाएगा? तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, 215 216 मैंने आपको कहा था। The two section provide that, अब देखिएगा आंसर, where an agent without the knowledge of the principal, बिना प्रिंसिपल के नॉलेज के, deals in the business of agency on his own account, खुद के नाम से अगर बिजनेस कर लेता है तो प्रिंसिपल के पास क्या राइट है? हमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अभी प्रिंसिपल की चल भाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा। If the case shows either that agent has dishonestly concealed any material fact, कुछ भी छुपाया अगर है, या जो डीलिंग्स है अगर वो प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेजेस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। सेकेंड एक ऑप्शन और है, क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट, जो उसने उस ट्रांजेक्शन के अंदर कमाए वो वापस ले सकता है। तो इन प्रोविजन के बेस पे ए जो है वो अपना 30 लाख जो एक्स्ट्रा दिया, 50 की जगह 80 80, वो बिल्कुल उससे रिकवर कर सकता है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने कमाया, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 215 216 की भी ओन अकाउंट में काम किया बगैर प्रिंसिपल के नॉलेज के, तो 2 ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे या फिर प्रॉफिट जो उसने कमाया रहेगा वो उससे वापस रिकवर कर ले, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं, एबीसी लिमिटेड सेल्स प्रोडक्ट थ्रू सम एजेंट एंड इट इज नॉट द कस्टम इन देयर बिजनेस टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट। कस्टम पर बेचने का ऐसा कोई क्रेडिट पर बेचने का ऐसा कोई कस्टम नहीं है। मिस्टर पिंटू, वन ऑफ द एजेंट, सोल्ड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड
और यहां पे बोला है टू वेसर्स पारुल प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। एबीसी लिमिटेड का ये एजेंट है मिस्टर पिंटू, और इसने आगे क्रेडिट के ऊपर माल बेच दिया विच वॉज इंसॉल्वेंट एट द टाइम ऑफ सेल, वो इंसॉल्वेंट भी था जिसको बेचा गया। एबीसी लिमिटेड ने अपने एजेंट के ऊपर केस कर दिया है फॉर कॉम्पनसेशन टुवर्ड्स द लॉस कॉस्ट। अब यहां से पूछा है भी क्या प्रिंसिपल सक्सेसफुल हुआ क्या, तो सेक्शन 211 यहां पे लगता है, जो क्या कहता है पहले लैंग्वेज समझिएगा। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, और ड्यूटीज का पहला पॉइंट यही है, और अगर डायरेक्शन नहीं हो इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शन तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट द बिजनेस, ये सिंपल आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टम बराबर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कस्टम के हिसाब से करना है। अब व्हेन द एजेंट एक्ट अदरवाइज, अगर उसने इनको फॉलो नहीं किया, अगला पॉइंट ये कहता है एनी लॉस ही मस्ट मेक इट गुड टू द प्रिंसिपल, एंड इफ प्रिंसिपल, सीधा लिख सकते हो आप, इन दैट केस इफ प्रिंसिपल सफर्स एनी लॉस ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट, वो कंपनसेट करेगा, और अगर कुछ प्रॉफिट है तो वो अकाउंट फॉर करेगा, उसको देगा। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर पिंटू वन ऑफ द एजेंट सोल्ड एबीसी को, उसने बेच दिया उधार के ऊपर जो इंसॉल्वेंट था, और ऐसा कोई कस्टम भी नहीं था कि आप क्रेडिट के ऊपर बेच सकते हो, ना कस्टम फॉलो किया ना इंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं, और बट ऑब्वियस एक कॉमन सी बात थी। सर इसमें वो वाला पॉइंट भी लगा सकते हैं क्या कि भी उसको डिलीजेंटली काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है, बट यहाँ कस्टम का पॉइंट क्वेश्चन में दे दिया तो उस पर फोकस करिए। तो यहाँ पे मिस्टर पिंटू मस्ट मेक गुड द लॉसेस टू एबीसी लिमिटेड, आप अपने प्रिंसिपल को कंपनसेट करोगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अजहर कंसाइन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज, अजीज एम्प्लॉयड रहीम अ रेपुटेटेड ऑक्शनियर टू सेल द गुड्स कंसाइन टू हिम थ्रू ऑक्शन। अब यहाँ के सब्स्टिट्यूट एजेंट का क्वेश्चन इस तरह का हमने किया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसने कंसाइन किया अजीज को, उसने एक ऑक्शनियर अपॉइंट कर दिया है जो गुड ऑक्शनियर है बराबर से, अजीज ऑथोराइज रहीम टू रिसीव द प्रोडक्ट, उसने आगे रहीम को अपॉइंट कर दिया है टू रिसीव द प्रोसीड एंड ट्रांसफर दोज प्रोसीड वंस इन 45 डेज, कि भाई ठीक है आगे बेच देना, 45 दिन में पैसा दे देना। अब रहीम ने गुड्स जो है वो आगे बेच दिए हैं, बकायदा 2 लाख रुपए में ऑक्शन के ऊपर बेचे, लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ऑक्शन बिकम इंसॉल्वेंट। तो आप ये समझें कि अजहर ने जो गुड्स है वो दिए हैं अजीज को, और अजीज ने क्या किया, एक रेपुटेड ऑक्शनियर जो है उसको आगे काम दे दिया है बराबर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट अपने से पूछा गया है रहीम को। तो अब आगे सीन हुआ, रहीम ने गुड्स बेच दिए लेकिन पैसा पे होता उससे पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब यहां पे हमने पूछा है कि क्या यहां पे ये जो एजेंट अपॉइंट किया गया था, अजहर ने जिस अजीज को अपॉइंट किया था, वो यहां रिस्पॉन्सिबल होगा क्या। अब देखो सब एजेंट का केस होता तो बात अलग थी, सब क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था एम्प्लॉयड वर्ड से कंफ्यूजन में नहीं आना है। अपना पूरा काम जब आप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं तो हम इसको सब्स्टिट्यूट की तरह से काउंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 इन सेलेक्टिंग एन एजेंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिज प्रिंसिपल, अब इस रूल क्या था कि भाई प्रिंसिपल के ब्याह पे जब आप इसको अपॉइंट करोगे तो आपको पूरा आप चेक कर लेना है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन जो अपने केस में करता है, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज same amount of discretion as a man of ordinary prudence. He has to select agent, he has to select agent as a man of ordinary prudence, ऐसे भी आप लैंग्वेज बना करके लिख सकते हो। If he does this, अगर उसने ऐसा किया तो is not responsible for the principal for the act या negligency of the person so elected। तो बस या सीधा लिख सकते हो आप, if he do this he is not responsible to the principal for the act of that substitute agent, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सिंपल अपन ने बता दिया, सब्स्टिट्यूट एजेंट का अपॉइंट करते वक्त, सेलेक्ट करते वक्त आपको डिलीजेंस फॉलो करना चाहिए, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला। और अगर ऐसा हुआ तो जैसा मैंने कहा था सब्स्टिट्यूट एजेंट के काम के लिए फिर ये एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इन दिस केस अजीज ने बिल्कुल डिलीजेंस दिखाया था, उसने एक रेपुटेटेड पर्सन को अपॉइंट किया था, इसीलिए फिर वो वहां अजहर के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेन प्रिंसिपल के लिए नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं आप लोग। अगला देखिएगा, A appoint M a minor as his agent, minor बीच में आ गया भाई, to sell his watch for cash at a price not less than 700, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप पहले से जानते हो। M ने उसको 350 के अंदर ही सेल कर दिया है, क्या सेल वैलिड है, 100% वैलिड, एजेंट ने सेल, सुगा के हिसाब से आंसर देना होता तो भी वैलिड होती, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को लीगल पोजीशन पूछ लिया गया है, लीगल पोजीशन हमारे सामने बहुत क्लियर है, लीगल पोजीशन और M और D की अगर बात करें अपन, तो सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है कि सेल भी वैलिड होगी और आप एजेंट से रिकवर भी नहीं कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पर्सन, एनी पर्सन इवन अ माइनर में बिकम एन एजेंट, बराबर एजेंट हो सकता है, अपन ने पढ़ा हुआ है।
but no person who is not of age of majority and of sound mind can become an agent. ठीक है, so as to be responsible to his principal. समझिएगा, अगर आपने माइनर को अपॉइंट कर भी दिया तो वो प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, बराबर। अब अपने को ये पता है अच्छी तरह से कि इन पर्सन को हम रेस्पॉन्सिबल कर नहीं सकते। इफ अ पर्सन हु इज नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटेड एज एन एजेंट, द प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। ठीक है, थर्ड पार्टीज के लिए। तो यहां पे जो नया बायर है उसको गुड टाइटल भी मिलेंगे, और अगर कोई एजेंट यहां पे मेजर पर्सन होता तो प्रिंसिपल अपना जो नुकसान हुआ वो रिकवर भी कर लेता एजेंट से, लेकिन यहां पे आप वो भी नहीं कर पाएंगे। M is not liable to A for his negligence in the performance, एजेंट प्रिंसिपल के लिए लायबल भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। ये 184 में अपने को देके रखा है, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, व्हाट इज एजेंट ऑथोरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, बच्चे लोगों अपन ने बात की हुई है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाई टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड इमरजेंसी, गिव योर आंसर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको मैंने पढ़ाते वक्त कहा था कि स्टडी मैट ने इसके अंदर जो आंसर यूज किया है इमरजेंसी वाले में, उन्होंने एजेंसी बाय नेसेसिटी के पॉइंट डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो कई बार एक कंफ्यूजन भी था, तो दोनों लगभग एक जैसे पॉइंट है, नेसेसिटी बोलो इमरजेंसी बोलो। चार सिचुएशन यहाँ पे भी है, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, ऑफिशियल कमर्शियल नेसेसिटी था, प्रिंसिपल को लॉसेस से बचाने के लिए उसने किया, और जो भी एक प्रूडेंट पर्सन करता, मोस्ट रीजनेबल कॉज ऑफ एक्शन उसने यूज किया, तो वही पॉइंट अपने को यहाँ पे लगा देने चाहिए। और एजेंट के पोजीशन में कुछ होने चाहिए, और हमारा एक पॉइंट है, तो चार पॉइंट इसके अंदर बढ़िया सफिशिएंट हो जाएंगे। तो नेसेसिटी और इमरजेंसी वाला पॉइंट जब भी आया, थोड़ा सा मिक्सिंग करके अपने को आंसर ड्राफ्ट कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे लेके आता हूं आपको बहुत फटाफट से, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट, लेकिन यूजफुल तभी होगा जब आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। नाउ Aarti is the wife of Naresh. She purchased some sarees on credit from Rainbow Silks जयपुर। पूरा एक पोर्शन मैंने आपको इस पे करवा रखा है। और नाउ यहाँ पे जो साड़ी वाला बंदा है वो नरेश, यानी कि उस आरती जो है उसके हस्बैंड से पैसा मांगता है। नरेश मना कर देता है, रेनबो सिल्क जो है वो इसके अगेंस्ट में सूट फाइल करता है। आपको डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे वाइफ ने जो गुड्स परचेज के लिए, उसके लिए हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, यानी कि जो शॉपकीपर है वो हस्बैंड को लायबल कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। डायरेक्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में लॉ ये मानता है कि एजेंसी रिलेशन बनेगा, वाइफ जो है वो यहाँ पे हस्बैंड की, मैरिड वुमेन अगर है तो वो हस्बैंड की एजेंट मानी जाएगी। एजेंसी में बी क्रिएटेड बाय लीगल प्रेजम्पशन इन केस ऑफ कोहैबिटेशन बाय मैरिड वुमेन। अगर एक वुमेन अपने हस्बैंड के साथ में रहती है तो वाइफ इज कंसीडर्ड एज एन इंप्लाइड एजेंट ऑफ हस्बैंड, ठीक है। इफ वाइफ लिव्स विद हर हस्बैंड, लीगल प्रेजम्पशन है कि उसको बिल्कुल अपने हस्बैंड की क्रेडिट को लाइफ की नेसेसिटीज के लिए प्लेज पर रखने का राइट है। चार पॉइंट इसमें अपने को ध्यान में रखने हैं, बस आप लोगों को बस ये चार पॉइंट अपने को इसमें देना है, ठीक है। मतलब ये चार पॉइंट वो है जहां ये रूल अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला, अगर नेसेसरीज नहीं हो तो। सेकंड नंबर के ऊपर सफिशिएंट मनी अगर वाइफ को दे दिया गया है तो। तीसरा नंबर, अगर वाइफ को मना किया गया क्रेडिट पे परचेस करने से, या शॉपकीपर को मना कर दिया गया सेल करने से, तो ये प्रेजम्पशन काम नहीं करेगा। ऐसा चारों में से कोई भी पॉइंट ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा है कि यस, रेनबो सिल्क यहाँ पे सक्सीड करेगा एंड हस्बैंड इज लायबल टू पे द अमाउंट। क्योंकि कपड़े हो गए तो लाइफ के नेसेसरीज में कवर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कपड़े हैं, साड़ी है, तो लाइफ का नेसेसरीज में कवर है। चलिए, An agent is neither personally liable nor can be personally enforce the contract on behalf of the principal। इन्होंने पूछा है कि भाई पर्सनली ना तो लाइबल होता है ना इन्फोर्स करवा सकता है, तो बेसिक पॉइंट हमारा यही कहता है हमेशा से। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट, एजेंट कैन नॉट हैव पर्सनली लाइबल या एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, नॉर ही इज पर्सनली बाउंड बाय दैम। बहुत सीधा सा है, न तो पर्सनली लाइबल होता है, नहीं वो पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, जो करेगा प्रिंसिपल करेगा। दस एन एजेंट कांट पर्सनली एनफोर्स नॉर ही बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ये बात तो सही है, लेकिन प्रेजम्पशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। देखिएगा, अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो अब आप देखिए May 19 का क्वेश्चन है, इसको समराइज फॉर्म में आईसीए ने कैसे लिखा है वो आंसर देखिएगा कि भाई वैसे तो एजेंट का पर्सनल लायबिलिटी बनता ही नहीं है, प्रिंसिपल जाने उसका काम जाने, एग्जीक्यूट भी वही करेगा। लेकिन where the contract is made by agent for the sale or purchase of a goods, mercantile, resident, foreign principal अपने पढ़ा हुआ है, if principal is resident of foreign country या foreign principal है, then agent will be personally liable। सेकेंड नंबर भी हमने पढ़ा है, जहां एजेंट ने प्रिंसिपल का नेम ही डिस्क्लोज नहीं किया, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के केस में
agent will be personally liable and where the principal though disclose cannot be sued. अगर principal disclose हो भी गया है, अपन ने पढ़ा था ये, लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि नहीं भाई भले ये डिस्क्लोज हो गया लेकिन मैं तो एजेंट को ही लाइबल करूंगा, तो फिर एजेंट ही लाइबल हो गया, एजेंट के ऊपर केस, सॉरी प्रिंसिपल पे केस अगर नहीं हो सकता है तो फिर एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो या तो फॉरेन प्रिंसिपल है या अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है। डिस्क्लोज होने के बाद भी हमने कहा था थर्ड पार्टी की चॉइस है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल को बाउंड करे, चाहे एजेंट को करे, चाहे दोनों को करे। उसने मना कर दिया प्रिंसिपल को नहीं, मैं तो एजेंट को ही करूंगा, तो फिर एजेंट विल बी लाइबल। तो ये कंडीशंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, भूपेंद्र बोरोड सम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम अतुल। भूपेंद्र ने अतुल को अपॉइंट किया अपना एजेंट टू सेल ऑफ हिज लैंड एंड ऑथराइज हिम एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। फेमस पार्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग कर भी चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो जिसने पैसा बोरो किया उसने लेंडर को ही अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया है कि भैया लैंड वेंड सेल करो और उसी में से अपना लोन का पैसा कट कर देना। आफ्टरवर्ड यहाँ पे भूपेंद्र ने एजेंसी को रिवोक कर दिया है, तो लॉ जानते हैं आप लोग, रिवोकेशन वैलिड नहीं होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन और आ रखा है, राजेश ने 10 लाख का लोन लिया महेश से और देन महेश को ही अपॉइंट कर दिया अपना एजेंट लैंड को सेल करने के लिए, लोन का अमाउंट एडजस्ट करने के लिए, और बाद में उसने मना कर दिया, एजेंसी तोड़ दिया। तो आपसे वही पूछा है कि भाई डिसीजन बताओ। तो 202 हमारा बहुत फेमस पार्ट है, एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल वेयर द एजेंट हिमसेल्फ हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी। इफ एजेंट हैव सम special interest या other interest other than remuneration interest in the subject matter of agency, then agency in the absence of express provision cannot be revoked या terminated नहीं हो सकती है। prejudice to such interest मतलब एजेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाकर के एजेंसी रिवोक नहीं होगी, इट इज अ मैटर ऑफ एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट। और ये जो नॉर्मली रिवोकेशन होता है ना, डेथ, इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी, उससे रिवोक नहीं होती है, या तो एजेंट खुद छोड़े या दोनों की कंसेंट से हो तो होगा। तो यहां अपना फाइनल आंसर यही है कि दोनों ही पोर्शन का आंसर मैंने लिख दिया है, अनलॉफुल है, अनलॉफुल है, आप एजेंसी खत्म नहीं कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना था बराबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के आता हूं। ए रेंटेड हिज हाउस टू बी ऑन लीज फॉर 3 years। लीज एग्रीमेंट इज टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस बाय आइदर पार्टी। लीज एग्रीमेंट कोई भी एक पार्टी कैंसिल कर सकती थी। अब देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन, मैंने अपना खुद का एग्जांपल इस पे आपको दिया हुआ है। सी द सन ऑफ ए, यानी जो लैंडलॉर्ड है उसका लड़का, बीइंग इन नीड अ सेपरेट हाउस टू लिव, उसको घर अलग से रहने के लिए चाहिए था, उसने किराएदार को नोटिस इशू कर दिया विदाउट एनी ऑथोरिटी टू वैकेट हिज हाउस विद इन 1 month एंड रिक्वेस्टेड हिज फादर ए टू रेटिफाई। तो वो किराएदार के पास जाकर के बोल के आ गया कि भाई तुम घर खाली करो, और अपने पापा को बोल दिया कि आप मेरे एक्शन को रेटिफाई कर दो। अब सवाल है कि क्या ऐसा रेटिफिकेशन करना वैलिड होगा? क्या बच्चे लोगों को सेक्शन 200 में अपन ने पढ़ा है कि ऐसा काम, ऐसा रेटिफिकेशन जिससे थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट हर्ट होते हो या थर्ड पार्टी जो ऑलरेडी राइट अचीव कर चुकी है, वो रेटिफिकेशन कभी भी वैलिड नहीं होगा। सेक्शन 200 का बढ़िया क्वेश्चन है। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच अदर पर्सन's authority, if done with authority, would have the effect of subjecting a third person to damage or terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification to made have such effect। ये तो सेक्शन की लैंग्वेज है, तो हो सकता है आपको भारी पड़ जाए। तो सिंपली, बहुत सिंपल कर सकते हैं आप इस काम को। क्या बताया था मैंने? सिंपल सा, प्रिंसिपल कैन रेटिफाई द एक्ट ऑफ एजेंट, बट इफ रेटिफिकेशन या इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन इज डैमेजेस कॉज टू थर्ड पार्टी, then this ratification cannot be valid। any damages या कह सकते हो to third party, then this ratification cannot be valid, valid नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, वही पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर है तो वो वैलिड नहीं होगा। फिर आपको क्वेश्चन को समझा देना है। फाइनल आंसर यही है कि अगर ऐसा होता है, एक्ट ऑफ सी अगर होता है, तो इंटरेस्ट ऑफ बी अफेक्टेड हो रहे हैं, therefore principle of ratification doesn't apply। means by ratification, by the ratification interest of third party cannot be affected, वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो it is not valid to ratify the action। ये आंसर हम बना करके लिख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको कहा था, ये आप लोग फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर यादव एक कार्गो ओनर है, वो चार्टेड करता है एक वेसल को टू कैरी अ कार्गो ऑफ व्हीट फ्रॉम अ फॉरेन पोर्ट टू चेन्नई। ठीक है, कार्गो ओनर है ये, वेसल इसने हायर किए। वेसल गॉट स्ट्रैंडेड ऑन अ रीफ इन द सी 300 मील्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन। ठीक है, वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई कहां पर है वो, डेस्टिनेशन से कितना है, क्या है। द शिप मैनेजिंग एजेंट, शिप का जो मैनेजिंग एजेंट है वो साइन करता है एक सॉल्वेज एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये हमको पता है सॉल्वेज एग्रीमेंट एक साइन होता है जो सी के अंदर इस तरह के गुड्स को ले जाने का होता है। फॉर मिस्टर यादव, यादव के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया सॉल्वेज वाला। ठीक है,
अब द गुड्स वीट बीइंग पैरिशेबल, पैरिशेबल नेचर के गुड्स है, तो जो सॉल्वर है वो स्टोर इट एट देयर ओन एक्सपेंसेस, कि भाई वो जिसके साथ एग्रीमेंट किया है वो अपने खर्चे के ऊपर करेगा, क्योंकि गुड्स पैरिशेबल नेचर के हैं। अब जो यहाँ पे सॉल्वर है, अब ये पर्सन जो हमारा है, एक सेकेंड भाई किसी का फोन है तो मैसेज डालना पड़ेगा मुझे कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात की जाए, बराबर। हाँ जी, चलिए। तो अब यहाँ पे साल्वर इंटीमेटेड द होल इंसिडेंट ऑफ द कार्गो ओनर। तो अब इसमें क्या हुआ कि भाई मिस्टर यादव कौन है, कार्गो ओनर है। अब यहाँ पे शिप के मैनेजिंग एजेंट ने उसके साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया है, वो साल्वेज वाले के साथ में, जो इस गुड्स को बचाएगा, बचाने वाला जो हो गया, सेव करके रखेगा, एग्रीमेंट करेगा, ठीक है, और खर्चा उसका होगा, ठीक है। अब मिस्टर यादव रिफ्यूज टू रीएम्बर्स, अब यादव जो है वो साल्वर को रीएम्बर्स करने से मना कर देता है, एज इट इज द शिप ओनर बीइंग द बेली ऑफ द कार्गो, कि भाई इसका जो भी पैसा होगा वो तुम शिप वाले से लोगे, मुझसे क्यों ले रहे हो, मैंने तो अपने गुड्स शिप वाले को दिए। अब शिप वाले ने तुमको आगे हायर किया है मेरे गुड्स के लिए, तो मेरे लिए तो वो बेली है। एंड हु वाज लायबल टू रीएम्बर्स द सॉल्वर अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन अनटर्मिनेटेड, बराबर से। अब बहुत सिंपल कंसेप्ट को समझना, मिस्टर यादव कार्गो वाला जो है वो शिप वाले को दे रहा है, शिप वाला आगे साल्वेज एग्रीमेंट कर रहा है। तो अब जब साल्वेज वाला जो है जो गुड्स को सेव रखने का काम करेगा, वो पैसा डायरेक्ट कार्गो ओनर से मांग रहा है मिस्टर यादव से। अब मिस्टर यादव कह रहा है कि मैंने तो शिप वाले को दे दिए गुड्स, अब वो कैसे सेव रख रहा है वो उसका लुकआउट है, उसने तुमको अपॉइंट किया तो पैसा भी वो देगा, मैं गाय को दूंगा, ठीक है। तो रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, डू यू एक्नॉलेज और डिक्लाइन द एक्ट ऑफ सॉल्वर एज एन एजेंट फॉर नेसेसिटी, क्या उसको एजेंट फॉर नेसेसिटी मान लिया जाएगा। यहाँ पे अपने से ये सब चीजें पूछा है क्योंकि उसने अपने खर्चे पे काम किया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन कौन सा लगता है समझना, सेक्शन 189 इन्होंने लगाया फिर से, डिफाइन एजेंट ऑथोरिटी इन इमरजेंसी। An agent has authority emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from losses as would be done by a person of ordinary prudence, ठीक है। अब यह प्रिंसिपल कौन, एजेंट कौन, ये सब चेक करना। In certain circumstances, a person who has been entrusted with another property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve it, ठीक है। अब मिस्टर यादव ने शिप वाले को गुड्स दिए थे, लेकिन अब शिप वाले ने क्या हुआ, ऑथोराइज तो नहीं है वो, लेकिन गुड्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए उसने साल्वेज वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। दिस इज कॉल्ड एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, समझ रहे हैं। अब देखो मैंने आपको कहा था इमरजेंसी और नेसेसिटी मिक्स हो जाएगी कई जगह पे, तो देख लीजिए। और एक का तो अपने को सेक्शन भी नहीं देके रखा हुआ है, नेसेसिटी वाले का तो कोई सेक्शन अलग से ही नहीं होता, इमरजेंसी वाले का है। तो ये एजेंट वो है नहीं, लेकिन नेसेसिटी की वजह से बन गया। Hence, in the above case, Salver has implied authority from the cargo owner to take care of the cargo. एक तरह से आपके पास implied authority आ गई है। They acted as agent of necessity on behalf of cargo owner, और cargo owner were duly bound towards the Salver. बिल्कुल आपको पैसा देना पड़ेगा, and Salver is entitled to recover the agreed sum of Mr. Yadav, not from the ship owner as a lien on the goods. बराबर से ध्यान रखिएगा, गुड्स भी उसके पास ही पड़े हुए तो रोक करके रख सकता है वो, तो कार्गो ओनर से वो रिकवर करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ एजेंसी बाय नेसेसिटी बन गया, पैरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, उनको सेव करने के लिए उसने अपने खर्चे के ऊपर गुड्स को सेव किया है, तो बकायदा वो रिकवर कर सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। एजेंसी बाय नेसेसिटी, इमरजेंसी वाला पॉइंट, ये मिक्स करके अपने को इस आंसर को दे देना चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। रामू हैज गिवन ऑथोरिटी टू प्रेम टू बाय सर्टेन गुड्स एट द मार्केट रेट, ठीक है, मार्केट रेट पे खरीदने को बोला। प्रेम ने गुड्स को परचेस किया है, सेम क्वेश्चन अपन ने किया है, मार्केट रेट से हाई पर कर लिया उसने, और रामू ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया हायर रेट के ऊपर। बाद में रामू को पता लगा कि यार एजेंट ने तो चीट कर दिया मेरे साथ में, रेट पर खरीद दिया, तो क्या यहाँ पे रामू इज बाउंड बाय द रेटिफिकेशन, देन बाउंड नहीं होगा। रेटिफिकेशन का रूल यही है कि सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे, कुछ भी छुपाना नहीं है। तो नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज जो है वो डिफेक्टिव है। एजेंट हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट इन केस ऑफ एनी सप्रेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। सेम इस क्वेश्चन के अंदर आना है, और भी उसके खुद के गुड्स थे जो उसने हाई रेट के ऊपर बेचे हैं, तो रेटिफिकेशन जो है वो बाउंड नहीं करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए जी, हरि ऑथराइज करता है भरत को मर्चेंट इन मुंबई टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम बैंक एंड कंपनी, ठीक है। हरि ने भरत को अपना एजेंट बनाया कि यार उससे अपने को पैसा रिकवर करना है। भरत इंस्ट्रक्ट करता है दीपक सॉलिसिटर को टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट बैंक फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, वो आगे किसी को केस करने के लिए बोल देता है। भरत, हरि ने भरत को अपॉइंट किया था, भरत ने आगे एक सॉलिसिटर को बोला है। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ दीपक, ओके।
अब दीपक जो सॉलिसिटर है वो इसमें क्या माना जाए, सब एजेंट माना जाए, सब्स्टिट्यूट एजेंट माना जाए, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, बराबर। तो इसने अपना काम पूरा किसी को दे दिया, पूरा का पूरा एक पार्ट गया है, तो सब्स्टिट्यूट ही होना है। एज पर सेक्शन 194 वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, और वही पूरा इन्होंने लिख दिया है कि एक पार्ट जो है सच पर्सन शेल बी एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस, जो पूरा उसने ट्रांसफर कर दिया। इन द इंस्टेंट केस क्वेश्चन के बारे में बता दिया, दीपक सॉलिसिटर जो है वो सब्स्टिट्यूट एजेंट माना जाएगा, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे काम कर रहा है मनी रिकवर करने का, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन May 22 के अंदर सी एंटर के अंदर आ रखा है, सजेस्टेड आंसर से मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि बिल्कुल ये सर, लेकिन वो तो खाली एक काम, तो लीगल प्रोसीडिंग से जो पैसा रिकवर करना है ना, तो पूरा काम ट्रांसफर कर दिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे लोगों, दो क्वेश्चन हमारे पास में बाकी है। हम यहाँ पे बोला है कि एक स्टील है और इज अ फेमस मैन्युफैक्चरर, आकाशीय स्टील इज अ फेमस मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील प्रोडक्ट, और प्रोप्राइटर ऑफ जो स्टील कंपनी है ये आकाशीय स्टील, मिस्टर एसके जैन अपॉइंटेड मिस्टर सतीश एजेंट अपॉइंट हुआ है। सतीश इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम वेरियस ट्रेडर्स टू होम सेल इस प्रोडक्ट, अलग अलग जगह से पैसा लाना है। सतीश ने कमीशन कमाया है 1,15,000 का फॉर इस वर्क, ठीक है। नाउ ही रिकवर्स मनी, मतलब उसको कमीशन इतना मिलना है, वो पैसा जो रिकवर करता है, और करीब करीब 4 लाख रुपया उसने रिकवर किया, लेकिन फर्म के अकाउंट में उसने 285 डाला, अपना 1,15,000 उसने कट कर लिया। तो आपसे पूछा है कि उसका काम वैलिड है कि बिल्कुल है, कर सकता है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर देखें तो 217 के अंदर राइट टू रिटेन वाला जो अपना पॉइंट है कि दिस सेक्शन एम्पावर द एजेंट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। एजेंट के राइट्स में 217 में क्या क्या वो रिटेन कर सकता है, जो पैसा उसने एडवांस में भेजा है, जो एक्सपेंसेस उसने किए हैं, और अपना रेम्यूनरेशन वो कट करके पैसा भेज सकता है। यहाँ पे उसने यही किया, क्वेश्चन को आपको समझा देना है, तो उसका एक्ट जो है वो एब्सोल्युटली वैलिड जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बराबर से। देन बच्चे लोगों लास्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो लेटेस्ट के अंदर इंटरमीडिएट में नवंबर 23 के अंदर ही था, अब फाउंडेशन में है पूरा का पूरा टॉपिक। सब और सब्स्टिट्यूट एजेंट आर अपॉइंटेड बाय एजेंट, हाउएवर देयर आर सम पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो डिफरेंस के पॉइंट आप लोगों को नोट्स वगैरह में दे रखे हैं, एकदम डायरेक्ट पॉइंट दे रखे हैं। अभी जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतने पॉइंट्स आपको लिख देने चाहिए, क्योंकि सब एजेंट जो है उसका कंट्रोल एजेंट के पास होता है, सब्स्टिट्यूट का प्रिंसिपल के पास होता है। एजेंट जो है वो नॉट ओनली अपॉइंट सब एजेंट, बल्कि उसको पावर अपने देता है। इसके अंदर पावर नहीं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट को पूरा काम हो गया, डज नॉट डेलीगेट एनी पार्ट नहीं दे रहा है, उसको कोई पार्ट नहीं कर रहा है, अपने पढ़ा हुआ है। यहाँ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में, यहाँ आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। सब एजेंट के लिए लायबल है, सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल के लिए लायबल है। एजेंट जो है वो सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ एजेंट बीच में कहीं रोल नहीं है, बस काम उसको गुड फेथ में करना है। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल पे आप नहीं कर सकते हो, यहाँ तो सब्स्टिट्यूट रेम्यूनरेशन के लिए प्रिंसिपल को ही बोलेगा। सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड होते हैं जनरली, और सब्स्टिट्यूट एजेंट तो बिल्कुल प्रॉपरली लॉ ने पावर दे रखे हैं। एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट जब तक सब एजेंसी चालू है, और जैसे आपने सब्स्टिट्यूट एजेंट का नाम सजेस्ट कर दिया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो आप नोट्स में से बढ़िया पॉइंट को भी अच्छे से तैयार करके जाइए। तो ये कुछ 16 क्वेश्चंस हमारे थे, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे, 16 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने कर लिए, 15 नंबर पे ये था, बराबर। तो होप सो कि ये क्वेश्चंस करने के बाद में आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसके अंदर बढ़ जाएगा कि हाँ भाई अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और हम आराम से एजेंसी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट से वीडियो को देख करके और रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी फ्रेंड अपने हैं जिनको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, जो ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर आप लोगों को जरूर कर देना चाहिए। चलिए फिर मुलाकात होगी बिलमेंट और प्लेज के क्वेश्चंस के साथ में, और उसके साथ ही इंटरमीडिएट गारंटी के क्वेश्चंस के।